अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और आज हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से। कि कोरोना के बाद तो जारी है और कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना पर भी हम लोग सियासत कर रही है और हम बीमारी को पसे पुश तो नहीं डाल रहे, क्योंकि सियासत को अगर आगे लेकर आगे जिसकी वजह से शदीद नुकसान हो सकता है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ का बयानिया हट रहा है, मज़ाहमत और मुफाहमत के बयानी में क्या नून लीग फंस कर रही है, क्योंकि मामलात जो सियासी सूरत हाल के नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि जिस तरीके से जमातों के माबैन जो एक चपकलिश चल रही है और नवाज शरीफ के बयानियों को क्या पजीराई नहीं मिल रही। जीटी रोड से जो एक इनकलाबी मुहिम का आगाज़ किया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और वो काफ़ी आगे जाकर एक ज़ोर भी पकड़ा, लेकिन अब जिस तरीके से सनाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल कादिर बलोच से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, तो ये क्या किस जानिब इशारा करता है, इसी पर बात करेंगे आज। कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए जो घेरा तंग होता नजर आ रहा है और अंदरूनी बहरानों का शिकार नून लीग एक के बाद उन्हें जो दूसरा चैलेंज बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लंदन में नवाज शरीफ के क़याम के लिए कानूनी रुकावटें भी हायल होने लगी हैं और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी शिकस्त के बाद सियालकोट की नशिस्त भी नून लीग के हाथ से निकल गई है। तो ये सब मामलात जो हैं ये किस जानिब लेकर जाएंगे नून लीग की पार्टी को, और हुकूमती मामलात जो हैं वो किस हद तक जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात का भी शिकार थी और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की जा रही थी। तो हुकूमत इस हवाले से कहाँ पे स्टैंड होती नजर आ रही है। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते चलूँ। मुस्लिम लीग नून के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अली गौहर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सर, जिस तरीके से अंदरूनी पार्टी पॉलिसी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, क़यादत की नई इंक्वायरियां खुल गई हैं, नवाज शरीफ लंदन में फंस गए हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त नजर आ रहा है। सर, अभी भी यही समझते हैं आपके मुफाहमत की नई जारियत की पॉलिसी अपनाई जाएगी, यही सोच बरकरार रहेगी आपकी? देखिए, जिन हालात का आपने जिक्र किया है और बताया है कि मुस्लिम लीग नून के लिए नए नहीं है। ये अगर आप गौर करेंगे तो सिलसिला 2018 के इलेक्शन से पहले का स्टार्ट है और उसी तस्वीर के साथ जारी है, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी कानून और आइन की हुक्मरानी की बात करेगी, जो पाकिस्तान में की पार्टी की बात करेगी, तो उस पार्टी को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। बहरहाल जो ये कहा जा रहा है कि शहबाज साहब का बयानिया और पार्टी में इख्तिलाफात है, ये सही तौर पर गलत बात है। ये चंद मुखालिफिन जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। जिस तरह से आजकल आपने देखा कि मीडिया के ऊपर कब्जा है, सहाफियों की पकड़ दकड़ जारी है, और आपने इवन जुडिशरी में भी देखा जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयान भी सुने, फिर साहब के साथ जो कुछ हुआ और हो रहा है। देखिए, वो तमाम चीजें हैं कि पाकिस्तान को की सियासत को कंट्रोल किया जाए, और जाहिर है जब कंट्रोल किया जाएगा तो फिर अपनी मर्जी के लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको बनाया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, वो पाकिस्तान में अपने वोट का हक चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके वोट को चुराया ना जाए और सिलेक्टेड लोगों को जो है वो इक़्तिदार पर बदनाम ना किया जाए। तो उस सिलसिला में आपने नून लीग की पॉपुलैरिटी, नवाज शरीफ साहब के बयानिए की पॉपुलैरिटी, हालिया ज़िमनी इंतखाबात में 12 में से 11 सीटें नून लीग ने जीती, फिर कश्मीर का इलेक्शन किस तरह से चुराया गया और 2018 के इलेक्शन किस तरह से चुराया गया, अच्छा, वो भी अवाम के सामने है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मुकदमा, ये जो जेलें, ये तो कहते थे कि भाइयों में दरारें पड़ गई, ये भी कुछ इख्तिलाफ राय हर बड़ी पार्टी में होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो लास्ट कामरान खान को इंटरव्यू दिया, उन्होंने उसमें बिल्कुल वादे तौर पर बताया कि 40 साल की मेहनत है मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लिए, और वही मेरे कायद हैं और वही पार्टी को चला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, या पार्टी की कोई जो भी सीनियर लीडरशिप है, तमाम लोग मियां नवाज शरीफ साहब जो कायद मानते हैं, उन्हीं की पॉलिसी के मुताबिक पार्टी चलती है, और उन्हीं के बयानिया जो है वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया नहीं, वो पाकिस्तान की आवाम का बयानिया है, वो पाकिस्तान के आवाम की दिल की आवाज़ है, वो एक पॉपुलर लीडर है। सर, अभी तो बयानिया जो आप बता रहे हैं
अभी जो बयानियां बता रही हैं वो नून लीग की तरफ से अगर पाकिस्तान की आवाम का बयानिया है तो उस बयानी में को उतनी जान नहीं नज़र आ रही जैसे नवाज शरीफ साहब ने जीटी रोड से वो एक अपना एक बयानी एक आगाज़ किया था सबको साथ लेकर। खैर मैं इस पॉइंट की तरफ दोबारा भी आऊँगी। शौकत बसरा साहब, गो कि काफ़ी टफ टाइम नून लीग आपको शुरू से ही देती रही है और अभी तक इसी चीज़ पर डटी हुई है कि टफ टाइम देना है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो या कश्मीर के इलेक्शन हो, हमेशा से अब तक यही एक बात है कि आप लोगों ने इंसाफ नहीं किया है। आप कि अपोजिशन पार्टी या आपके मुखालिफ पार्टी है, लेकिन मैं वैसे ही आपसे जानना चाह रही हूँ आपको क्या लग रहा है, आपका तजुर्बा क्या कहते हैं? नून लीग में बयानिए की जंग है, किस चीज़ की जंग है, मज़ाहमत की, मुफाहमत की, क्या मामला क्या है? शौकत बसरा साहब, ठीक है, मैं शौकत बसरा साहब की तरफ दोबारा आऊँगी। मैं आपसे अली गौहर साहब ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ मुस्लिम लीग ये मसाइल हैं जो चल रहे हैं जिस पर आपने बताया भी है कि ये ऐसा वो मसाइल नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब सनाउल्लाह ज़ाहरी अब्दुल कादिर बरो जो पीपी में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है कि अपनी इंतखाबी तैयारी कर रही है और इस सूरत हाल का कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब का ये नहीं है कि वो कल छोड़ कर गए, हर चीज़ के यही जो है ना कि हक़ाइक़ को मुस्तरद करके बात की जाती है। देखिए, जब पीडीएम का जलसा था कोयटा में, मैं भी उधर था, सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब हमारी मुस्लिम पार्टी में थे, जनरल साहब ने और हमारा सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब ने इस पर बात किया था। और जो पीडीएम के जलसे से एक दिन पहले की जो मरियम साहबा की जितनी तकरीबात थी उसमें सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब और जनरल साहब शामिल थे और उन्होंने ही वो अरेंज की। असल इशू था, आपको पता है कि जो बेंगल साहब है उनके और ज़ाहरी साहब के जो है वो खानदानी किस्म के कुछ मामला चल रहे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को पता है। और बेंगल साहब इस जलसे में आ रहे थे। आपको पता है कि बेंगल साहब पहले हुकूमती इत्तेहाद में शामिल थे और फिर वो पीडीएम में आ गए और उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद छोड़ दिया और अपने तमाम एमएनए एमपीएस के साथ वो अपोजिशन में आ गए। बेंगल साहब ने जब हुकूमत अपोजिशन में आए तो सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब थे वो और जनरल साहब की राय ये थी कि इनको आपने क्यों शामिल किया है इत्तेहाद से। तो आपको पता है कि बेंगल साहब की जो पॉलिटिकल हैसियत है उसको कतई तौर पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फिर उससे ये इख्तलाफ राय की वजह से सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब गए। लेकिन बेंगल साहब वो बंदे हैं जो अगर अपोजिशन के साथ खड़े हैं तो ये सिर्फ ना सिर्फ के मतलब है कि ये पीडीएम में खड़े हैं, आने वाले इलेक्शन में भी आइंदा भी ये इंशाल्लाह नून लीग के साथ में शामिल रहेंगे और ये सिलसिला इसी तरफ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जिस तरीके से जो सूरत हाल अली गौहर साहब आप बता रहे हैं, तमाम तर मामलात भी आपने बताए, जो सूरत हाल आपने बताई है उससे मामला तो यही लग रहा है कि कहीं ना कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल है जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी के जो मामलात हैं, पार्टी के जो इख्तलाफात हैं, नवाज शरीफ साहब को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो क़यादत के लिए जो केसेस का दोबारा से ओपन होना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए इख्तलाफात का बायस बनते हैं। शौकत बसरा साहब आप मुझे सुन सकते हैं? सर शौकत बसरा साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। सर, ये आपने कुछ किसी हद तक आपने डिफ़ाइन तो किया है कि ये जो मामलात हैं, लेकिन जो सिचुएशन एक्चुअल में नज़र आ रही है वहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है वो पीपल्स पार्टी का नज़र आ रहा है, जिन्होंने बलूचिस्तान में भी कहा है कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। अब जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या ज़्यादा मुकाबले की बात की जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान में बात की जा रही है। तो आपको नहीं रहा कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता नून लीग? देखिए, इरम सूरत ये है कि नून लीग बिल्कुल बैकफुट पर नहीं आ रही, बल्कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी अवामी जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान में कानून और आइन की बाला तस्कीन के लिए जिस भी पार्टी ने कोशिश करती है, वही पार्टी जो है वो पाकिस्तान की अवाम की ज़रूरतों की तर्जुमानी करेगी। और जिस पार्टी ने भी एस्टैब्लिशमेंट का साथ देना है या उस तरफ झुकाव करना है तो वो अवाम में अपनी जड़ें खोखली करेगी, अवाम का जो इस्तेमाल है वो खुद देगी। आपके हर पार्टी को आज़ादी हासिल है कि वो कौन सी लाइन जो है वो लेते हैं। इस वक्त ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी खुद से समझती है कि वो किस लाइन पर चलना चाहती है, लेकिन हमारे कायद नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि हम किसी बात पर भी
इस बात पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि हम कानून और आइन की हुक्मरानी की जो मतलब है कि ये जद्दोजहद है उससे पीछे हटे, किसी लालच में हट जाए, कुछ सीटों के कुछ इलेक्शन में हमें सिलेक्शन में सीटें मिल जाए, हम अवाम के जो मैंडेट है उस पर यकीन रखते हैं, हम अवाम के वोट की ताकत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। लिहाजा हम नहीं चाहते कि हम किसी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए चूज किए जाए। तो बहरहाल अल्टीमेटली ये जो बज़ाहिर आपको हालात, अगर मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया कमजोर था तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई तो बुरी तरह शिकस्त पाश क्यों हुई, और फिर उसके बाद इनको फिर एक दफा से कश्मीर में और सियालकोट में वोट और इलेक्शन चोरी करना पड़ा। चले ये पार्टी होती तो फिर इनको ये चोरी ना करनी पड़ी। ठीक है, मैं यही सवाल मैं शौकत बसर साहब से भी करती हूँ। शौकत बसर साहब, जो गिलगित के इलेक्शन हो या फिर कश्मीर के इलेक्शन या बाई इलेक्शन, लेकिन जो मामलात आपके ऊपर आते हैं हमेशा से ही वोट को चोरी करने के हवाले से या दीगर इल्ज़ामात जो लगते हैं वो तो अपनी जगह पे बजा है, लेकिन नून लीग के हवाले से जो आपने बयान सुना है या जो बयानिए की जंग है, क्योंकि आप लोग बड़ी एक सियासी हरीफ है, नून लीग की जो जमात है आपको काफ़ी टफ टाइम दिया है। अभी जो नून लीग के मामलात चल रही हैं, इख्तलाफात चल रही हैं, सियासी समझबूझ आप काफ़ी रखते हैं, वो आप गो कि आपकी जमात तो नहीं है, लेकिन एक सियासी समझबूझ रखने के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको क्या लग रहा है इस जमात में असल मामला है क्या, असल इख्तलाफ है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, ये जब तक जीतेंगे नहीं, वजीर आजम नहीं बनेंगे, उस वक्त तक तमाम के तमाम इलेक्शन जो है वो गैर मुनसिफाना होंगे और बिल्कुल उनमें धांधली भी होगी, सिलेक्शन भी होगा। जहाँ जहाँ से ये जीते हैं वहाँ पे धांधली भी नहीं है, वहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। इनका बयानिया ये है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ गई कि जब आपके अपने मसाइल चल रहे हो ना, इशू तो ये है कि आपने हमेशा इदारों को ब्लैकमेल किया। जब आपने जिस तरह माफिया ऑपरेट करता है, पहले आप कोशिश करते हैं उनको खरीदने की, अगर वो खरीदे ना जा सके तो फिर आप उनको डराते धमकाते हैं और एंड पे जाकर फिर ब्लैकमेलिंग के हादसे तक चले जाते हैं। आपका बयानिया वो बयानिया हो जाता है जिस पे आप ये समझते हैं कि ये इदारे शायद पाकिस्तान के नहीं किसी और मुल्क के इदारे हैं। बस ये बदकिस्मती है, कोई भी जमात करे, मैं समझता हूँ हम सब लोग जो हैं ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारा ये पाकिस्तान है, हमारे अपने इदारे हैं। तो लड़ाई तो सिर्फ इसी बात की है कि आज इनसे हिसाब का पूछना बंद कर देना है, आज उनको क्लियर स्टेट मिल जाए। आज देखे ना जो कुछ लंदन में हो रहा है, भाई मैं इनकी जगह होता, अगर मैं सियासी कारकुन 3 बार वज़ीर आज़म रहा होता, मैं तो अपने अवाम में जीता मरता, मैं अवाम के साथ उनके मसाइल है। आज देखे ना ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी, तो सर वो भी तो अवाम में ही है ना। उनकी बेटी, अगर नवाज शरीफ साहब नहीं है तो उनकी बेटी है, उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं, वो भी तो अवाम में ही है। कौन सा सारा खानदान? मैं कहता हूँ आपकी बात मान ली, वो बिल्कुल है। इनसे पूछे कब कि अवाम के मसाइल के लिए बाहर निकले हैं, एक दिन भी अवाम के मसाइल के लिए बाहर निकले। और अवाम के पता है अवाम इसलिए निकलते कि अवाम भी इनके लिए इसलिए निकलेगी, इनकी वजह से तो लोग गरीब हुए हैं, इनकी वजह से लोगों में आज परेशानियां हैं, हालात खराब हैं। अगर वो लोग भी, उनके भी अरबे खरबे की जरूरतें बन जाती हैं तो वो भी इनके साथ निकल पड़ते। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अवाम में इनका बयानिया मुस्बत हो चुका, जमात में इनका डबल बयानिया है, खुद ये कंफ्यूज है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जब फ्रस्ट्रेशन होती है वो निकाल देते हैं ये इदारों के ऊपर। और नून लीग का तो ये कहना है कि अगर हमें शिकस्त होती, अगर ज़िमनी इलेक्शन में मतलब हमें शिकस्त हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों हुई है, ये चीज़ तो एक वाज़ेह मैसेज जाता है आप लोगों की पार्टी के लिए। नून लीग तो कह रही है कि हम अपनी जगह स्ट्रांग है, चाहे सनाउल्लाह ज़हरी या अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो जाएं तो वी आर स्ट्रांग। पहली बात ये है, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है, कभी कोई हार गया, कभी कोई जीत गया। ये डिटर्मिनेशन एक इलेक्शन हारने के बाद या एक सीट हारने के बाद हम बयानिया अपना इस तरह का रख लें कि बिल्कुल यूं लगे कि जैसे इस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है, ना पाकिस्तान की फौज ठीक है, ना अदलिया ठीक है, ना मीडिया ठीक है, ना अवाम ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बयानिया वैसे अपोजिशन में जो भी हुकूमत होती है वैसे ही बयान देती है। अली गौहर साहब, पंजाब में काफ़ी राज की है नून लीग ने और पंजाब में के लोग काफ़ी पसंद भी करते रहे हैं नून लीग को। अभी जो पंजाब की सियासत है क्या रुख इख्तियार कर ली है, नून लीग कहाँ पे खड़ी है?
دیکھیں نون لیگ آج بھی پنجاب کی مقبول ترین پارٹی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب سے الیکشن ہوا ہے تو اس وقت جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جو ہے اس کو شکست فاش ہوئی ہے. حتیٰ کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کے پی کے میں بڑے پاپولر ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں ان کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی. کھٹک صاحب بھی کہتے تھے توتی بولتی ہے، لیکن جب الیکشن ہوا تو پھر نہ ان کی توتی بولی اور نہ کوئی طوطا بولا. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو بار بار ووٹ چرانا پڑتا ہے، اور پھر جب یہ ساری شکستیں دیکھی پھر کراچی سے کس طرح سے ان آؤٹ کیا گیا تو اس کے بعد پھر ان کو کشمیر اور شال کوٹ کا الیکشن چرانا پڑا. اور ڈسٹا کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں ووٹ چوری کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا اور وہ بھی عوام کے سامنے ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ اور پہلے بیانی اداروں تھی تو مسلم اداروں کی مضبوطی کی بات کرتی ہے، کرٹیسزم نہیں کرتی. ہاں کچھ کرداروں کے بارے میں ضرور بات ہوتی ہے جو پاکستان کے الیکشن کے سسٹم کو اور اس سارے جو نظام کو سوچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ، لیکن اداروں کو جو گالی دیتا تھا وہ عمران خان دیتا تھا. آپ اس کی ویڈیو نکالیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس اداروں کے بارے میں کسی شخص نے نہیں استعمال کیا عمران خان نے. تو آج وہ پپٹ بن کر اگر حکومت تو نہیں جما سکتے ہم تو مطلب ہے جی مضبوطی اور پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی پر بھی کی سکتے. اچھا علی گوہر صاحب، آپ کی آواز غالباً تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. میں شوکت بسر صاحب کی طرف جاؤں گی. شوکت بسر صاحب مجھے یہ بتا دیں سر کہ ہر جماعت جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، ملک کے اندر جمہوریت کی دائی جماعتوں میں جمہوریت کا فقدان کیوں ہے سر؟ ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے آپ اس سیاسی رہنما کے ڈیزگنیشن کو سائڈ پہ کر دیں، لیکن آپ اپنے طور پر یہ بتائیں کیوں جمہوریت کا فقدان ہے؟ دیکھیں میں پھر آپ کو بات کہوں، جمہوریت کہنے سے جمہوریت نہیں آتی، ہمارے سب کے رویے جمہوری ہونی چاہیے. بدقسمتی سے یہ جب تک پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، یہاں پر لوگوں کو آزادی نہیں ہوگی پارٹیوں کے اندر گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی، تو میرے خیال میں یہ نام کی بات ہے. کیونکہ یہ اصل میں بدقسمتی، اگر آپ نے بات بہت اہم کر دی ہے، یہ جو انگریز گورا تھا نا، ہم نے جمہوریت پہ لگا کے انہیں پتہ تھا کہ یہاں پر تعلیم نہیں ہے، یہاں پر بنیادی جو ضروریات ہیں زندگی کو وہ نہیں ہیں، تو انہوں نے ایک جمہوریت کہہ کے یہاں پر نظام تو یہاں پہ ہم نے قائم کر لیا، لیکن جو جمہوری تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نہ ہماری جمہوریت نظر آتی ہے ہمارے فیصلوں کے اندر، نہ ہماری جماعت کے اندر، نہ سیاست کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ جب تک اوپر نیچے 7-8 الیکشن کنٹینیو ہوں، چیزیں بہتری کی طرف بڑھیں. اور یہ جو میں دیکھا میں پیپلز پارٹی کا خود حصہ رہا ہوں، وہاں پہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ بھٹو خاندان سے ہٹ کے کوئی وہاں پر لیڈ کرے گا. اسی طرح تو جو جماعتوں میں شامل ہو رہی ہیں وہ کیا کریں گے؟ اور وہ تو بلوچستان میں ایک اپنی اسٹرانگ حکومت بنانے کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو خاندان سے ہٹ کر کوئی نہیں لیڈ کرے؟ دیکھیں میں آپ کو میری بات کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. لوگ پارٹیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ثناء اللہ زہری صاحب ہوں، بلوچ صاحب ہوں، مجھے سب کی قدر ہے، پولیٹیکل ورکرز ہیں، انہوں نے پارٹی اگر جوائن کی ہے تو ان کا حق ہے. میں بات اور کہہ رہا ہوں، آپ دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی نا، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی. آپ کو ٹھیک ہے، آپ نے کہا پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی، پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی. علی گوہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جتنی بھی ملک کے اندر جمہوری جماعتیں ہیں، جمہوریت کی دائی جماعتیں ہیں، ان میں جمہوریت کا فقدان کیوں ہے؟ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ وہ بشرا صاحب کا اپنا تجربہ ہے، وہ اس کی رسمی میں بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں ان کی اس بات سے تائید کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی میں ہے کہ جہاں کیونکہ ایک سلیکٹڈ پارٹی ہے، مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو گھیر کے لایا گیا الیکٹیبل کو، اور پھر اس کے بعد ان کو ووٹ چوری کر کے جتوایا گیا. تو وہ اس پیرائے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ادھر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. ہماری پارٹی نے تو آپ نے صاف دیکھ دیا کہ شہباز شریف صاحب اور ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے ان میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے،
लेकिन फैसला वही होता है जो कायद मियां नवाज शरीफ साहब तक हो। इसकी वाज़ेह मिसाल है, लेकिन ये अलग बात है कि जो किराए के तर्जुमान है उसका प्रोपेगेंडा गलत तरीके के साथ करते हैं। तो मकसद ये है कि हाँ, असल मसला पार्टीज के अंदर से ज्यादा जो हमारे मुल्क का माहौल है। आज आपने पिछले दिनों देखा, ये पिछले दिनों फिर 2 साथियों को उठा लिया गया, उससे पहले भी साथियों को। मतलब है कि कौन सा ऐसा शोबा है, आप मीडिया पे देख लें बात करने की आज़ादी नहीं, आप जुडिशरी में देख लें जजेस के साथ, मस्जिद जजेस के साथ क्या सलूक किया जाता है, आप सियासत में देख लें अपोजिशन को किस तरह से दीवार के साथ लगाकर उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर और उनको पाबंदी हासिल करके उनके काजल लगाया जाता है। तो पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत को पनपने नहीं दिया जाएगा, आप इवन पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं कर सकते। तो सर किसने ठीक करना है, कैसे ठीक होगा? जब तक हर जमात अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो ये मसले तो यूं के त्यों ही रहेंगे। देखिए, जमातें तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी पूरी करती हैं, लेकिन सियासत में कुछ लोगों के ऐसे ग्रोह हैं, छोटे छोटे टोले हैं जो खड़े होकर फौरी तौर पर जो है किसी ऐसी मतलब है गोद में बैठना पसंद करते हैं जो उनके इक़्तिदार के ऐवानों तक लेकर जाए। तो उन ग्रोहों को आप सियासी जमात नहीं कह सकते। आप इस वक्त आपको कह लें कि इमरान खान भी चंद मिक्स ग्रोहों को लेकर, फिर आपने देखा है कि जिस तरह से शहजाद अकबर और बाकी लोगों के जरिए पार्लियामेंट के लोगों को जो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अच्छा। आपने उनकी अपनी पार्टी में नज़ीर खान वाला वाक़या पूरे पाकिस्तान में अपनी आंखों के साथ देखा है। अपोजिशन को तो लगाया जाता है, लेकिन आप ये पार्टी में बात करते हैं तो नज़ीर चौहान के साथ जो सलूक किया गया और फिर जिस तरह से उसका सॉफ्टवेयर तब्दील किया गया, वो पूरे पाकिस्तान के, इसको जमहूरियत कहते हैं। इसी तरह ये तो वो एक दो बंदे जो सामने आए, इस तरह के सैकड़ों पार्लियामेंटेरियन है जिनको इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब है कि जो कि हुटी इवन पार्टी में बैठे हुए। तो मकसद ये है कि हमें तो इस बात पे फख्र है कि कम से कम हम जमहूरियत का हिस्सा है और एक जमहूरी पार्टी में बैठे हुए हैं। हमारी लीडरशिप जो है वो बात सुनती भी है और उन फैसलों पर जो मुश्तरका मुशावरत के साथ और बामी मैं समझता हूँ कि इत्तेफाक राय से किए जाते हैं, उस पर अमल भी किया जाता है। इसमें कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ओके, गॉट द पॉइंट। शौकत बसर साहब, लास्ट पॉइंट, काफी बातें की हैं। अली गौर मेरे भाई हैं, देखिए हमें हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। अली गौर साहब मुझे बताएं, क्या ये कभी सब्र कर सकते हैं जिंदगी में? मैं बस तो उसी बात पे आऊँगा जो बेसिक बात है कि कभी ये इनको भी मौका मिले कि ये मुस्लिम लीग नून को लीड कर सकें। इवन मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और पार्टी उन्हीं की वजह से है, लेकिन अब बात यह है कि वहाँ पर आपको चांस नजर आता है कि उनका कोई बेटा पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं है। यहाँ पर तो अगर 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, और बलोच साहब और मैं वहीं पे नारे मारते रहेंगे, बात फिर वहीं पे है। बात हमें चले टाइम लगेगा, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमें कम से कम एक काम जरूर करना चाहिए। हमें जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, हम सबका नुक्ता नजर एक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें अपने इदारों की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो एहतसाब का ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती है, कभी तरीके साहब तो हुकूमत में रही नहीं है, 70 साल में पहली बार आई है। आए हमारे साथ बैठे, हम बेहतरीन कानून लेकर आए ताकि कोई भी वो आदमी जो पाकिस्तान के लोगों को लूट रहा है, जो अपनी जाती मुफाद के लिए सियासत कर रहा है, वो बच ना सके। जहाँ पे ये समझते हैं कि ये नकाइस है, हमें सबको, मेरा सिर्फ आखिर में वाइंड अप इस बात पे करूंगा नीरव, कि हम सब लोगों को नेशनल इश्यूज पे इकट्ठा होना चाहिए अपनी जमातों में रहते हुए। हमें अपनी अवाम के जो मुफादात हैं उनके लिए इकट्ठे बात करनी चाहिए। वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, वो उनके जाती मामलात हैं। बाकी तो फिर चीजें चलती रहती हैं। हमारा हर पार्टी का अपना मशहूर है, अपना बयानिया, अपनी सोच है। इसलिए जो नेशनल असेंबली का फोरम है उसको हमें मजबूत करना चाहिए, पंजाब असेंबली को फोरम को मजबूत करना चाहिए। हमें डिबेट्स करनी चाहिए थिंक टैंक के तौर पर। हमें बजाय इसके कि तनकीद बढ़े तनकीद, गाली देती रहे, तो ये मसाइल का हल नहीं। बिल्कुल, मसाइल का हल इसी में है कि हम एक पेज और एक स्टेज का जो नारा सुनते हैं, चले तमाम जमहूरी जमातें जो हैं वो एक स्टेज पर नहीं आ सकती हैं, एटलीस्ट एक पेज पर तो आ जाएं। और उम्मीद भी ये की जा सके कि शायद एक पेज पर जो है वो आ सकें, एक पेज पर आ जाएं, एक झंडे तले आ जाएं, नुक्ते नज़र जो है वो अवामी इशूज़ को लेके उनका एक हो जाए। और यही बेहतरी की उम्मीद है कि तमाम इख्तलाफात एक साइड पे, जमातें जो नज़रियाती कहलाती हैं वो एक साइड पे, लेकिन अवामी इशूज़ के लिए, मुल्की मामलात के लिए हमें मिलकर
इकट्ठा होकर चलना होगा, उसी में हमारी जो है वो रियासत भी मजबूत होगी, हमारी सियासी जमातें भी अपनी अपनी जगह पे मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसर साहब मेरे साथ मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और जिस तरीके से हमने आज बात की है कि हमारी सियासत ने ये जो मामलात चल रही हैं आपसी इख्तलाफात के, इनको दूर करके आवाम का सोचना होगा। कोरोना पेंडेमिक है, उससे निकलने के लिए हमें यूनिटी का मुजाहरा करना होगा, तभी हम इस वबा से भी अपने आप को महफूज रख सकेंगे। सियासत और रियासत प्रोग्राम से अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।